डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक भाग थे उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चैप्टर को हमने 2 भागों में बांट लिया है। पहले चैप्टर में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की बात करेंगे और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, उनके कौन कौन से गोत्र और संगठन होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में हम उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा है और सरकार ने उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्षों से काफ़ी लंबे समय तक जिन व्यक्तियों के साथ, जिन सामाजिक संगठनों के साथ या जिन जातियों के साथ अन्याय होता रहा, भेदभाव होता रहा और वर्षों तक ये जो समाज की मुख्य धारा थी उनसे नहीं जुड़ पाए, ऐसे लोगों को हमारे जब स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में की अनुसूची में शामिल किया गया और जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक दृष्टि से जो अति पिछड़े लोग थे उनको, उनके साथ भेदभाव होता रहा या उनके साथ अन्य समस्याएं रहीं जो हमारी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। और ऐसे लोगों के लिए जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। और ये अनुसूचित जातियों की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में लगभग हर ज़िले में इनकी संख्या है और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग 21-22% इनकी जनसंख्या बैठती जा करके है। तो प्रमुख अनुसूचित जातियां कौन कौन सी हैं हमारी, उनके पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें एक सूची दी गई है, इसमें आप एक सूची देखिए, इसमें एक सूची दी गई है। इसमें सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 66 दी गई है। इसमें 66 हैं और इनमें हम पहले अगर बात करें तो अनुसूचित जातियों में अगरिया, बधिक, बादी, बहेलिया, बैंगा, बैंसवार, बजनिया, बाजगी, बलहर, बलई, वाल्मीकि, बंगाली, बंगाली के बाद बनमानुस, बांसफोर, बरवार, बसोड़, बायरिया, बेलदार, बेड़िया, भ्रांत, भुइया, ये आप इसमें देख रहे हैं ये सारी जातियाँ। इसके बाद 22 पे दे रहे हैं बोरिया, भदयार, चमार, झूसिया, धूसिया, जाटव। इसके बाद नीरो, दबगर, धांगर, धानुक, धरकार, धोबी, डोम, डोमर, दुसाध, धर्मी, धसिया, गौंड, ग्वाल, हबूड़ा, हरी, हेला, कलाबाज, कंजड़, कवड़िया, करवल, खरैता, खरवार। वनवासी को छोड़कर ये जो खरवार हैं ये अनुसूचित जनजातियों में भी आते हैं और अनुसूचित जाति में भी आते हैं। तो इसमें जो वनवासी हैं वो तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, बाकी के जो और हैं वो ये अनुसूचित जाति में आते हैं। इसके बाद खटिक है, खरूट, कोल, कोरी, कोरवा, लालबेगी, मझवार, मजहवी, मुसरा, नट, पंखा, पहरिया, पासी, तरमाली, पतरी, रावत, सहरिया, सोनारिया, सांसिया, शिल्पकार और 66वां दिया गया है तुरेहा। ये आपकी पूरी सूची 66 अनुसूचित जातियों की सूची दी गई है। तो इसमें कभी कभी इस तरह का प्रश्न आता है परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जातियां कौन कौन सी हैं, इनकी चर्चा कीजिए। तो आप इसमें से कुछ जातियां ज़रूर याद कर लें और जो उसमें पेपर में आप लिख सकें। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये अनुसूचित जातियाँ हो गई। अब हम बात कर रहे हैं
उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ। तो जनजातियों से हमारा तात्पर्य यही है कि हमारे देश में कई जातियाँ तथा धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनमें से कुछ वनांचलों में रहते हैं। इन लोगों की अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति तथा परंपराएं होती हैं। नगरीय समाज से इनका संपर्क सीमित सीमा तक होता है। सुदूर जंगलों में इनका निवास होने से तथा विशिष्ट जीवन शैली के कारण इन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, गिरिजन तथा वन्य जातियों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आशय संबंधित स्थान के मूल निवासी से होता है। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें तो ये जब से हमारा प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश से अलग हुआ है, तब से उत्तराखंड के जब नए राज्य के गठन के समय उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो जनजातियों की संख्या बहुत ही कम है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या मात्र 1,07,963 थी और ये 2011 में बढ़ी होगी। ये हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, ये आप अपने देख सकते हैं अपने नेट से निकाल करके। और यह जो संख्या है राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.06% है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। लखीमपुर खीरी है लखीमपुर खीरी जो है राज्य का ऐसा ज़िला है जिसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि चित्रकूट में इनकी संख्या सबसे कम मात्र 1 दिखाई गई है, जो जनगणना हुई थी 2001 में उसके अनुसार। इसके अलावा यहाँ पर थारू, राजी, जौनसारी, बुक्सा तथा भूतिया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ हैं। इसके अलावा भी और भी हैं, सोका है, खरवार है, महीगीर है एवं बनरावत राज्य की अन्य जनजातियाँ हैं। जनसंख्या की दृष्टि से थारू सबसे बड़ी और बनरावत सबसे छोटी जनजाति है। यहाँ पर हमने कुछ जनजातियाँ भी लिख रखी हैं, जैसे ये थारू जनजाति लिख रखा है। इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में, ये मैप आपको दिखाएं, उत्तर प्रदेश में इसमें देखें जो लखीमपुर खीरी ये दिखाई दे रहा है आपको। इसमें लखीमपुर खीरी, इधर पूर्वांचल में थोड़ा बढ़ें तो गोंडा है, बहराइच है, महाराजगंज है और गोरखपुर आदि जिलों में निवास करती है। कई जातियाँ और उपजातियों में ये विभाजित थारू किरात के वंशज कहलाते हैं। अत्यधिक मदिरापान करने तथा राजस्थान के थार मरुस्थलीय क्षेत्र से आकर बसने के कारण ही इन्हें थारू नाम मिला है। शारीरिक दृष्टि से ये छोटे कद, चौड़ी मुखाकृति और गौर वर्ण के होते हैं। थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती तथा अंगरखा पहनते हैं तथा हिंदुत्व के प्रतीक स्वरूप बड़ी चोटी रखते हैं, जबकि महिलाएं लहंगा है, चोली है, ओढ़नी है, नथ है, बूटेदार कुर्ता पहनती हैं तथा शरीर पर गुदना गुदवाती हैं एवं आभूषण भी पहनती हैं। तो दूसरी अगर जाति की बात करें, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है वो मिर्ज़ापुर है, नीचे देखें इसमें उत्तर प्रदेश के मैप में सब नीचे को देखें तो इसमें मिर्ज़ापुर दिखाई दे रहा है, ये बांदा है और सोनभद्र जनपद खरवार जनजाति का निवास स्थल है। खरवार पहले शिकार पर निर्भर थे, लेकिन बाद में कत्थे का व्यापार करने लगे। ये लोग व्यवहार से अक्खड़ निडर होते हैं। खरवार जनजाति के लोग हिंदू धर्म में आस्थावान हैं तथा शिव है, दुर्गा है और हनुमान आदि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस जनजाति की महिलाएं साड़ी पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती बंडी धारण करते हैं और सिर पर पगड़ी पहनते हैं। आरंभ में शिकार करने वाली खरवार जनजाति का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना था, लेकिन लकड़ी काटने के कार्य को सरकार द्वारा प्रतिबंधित करने के कारण इन्हें भिक्षावृत्ति और मजदूरी पर विवश होना पड़ा। खरवार जनजाति के लोग बोलने में अनुनासिक ध्वनियों जैसे रे, तोर, मोर, कोकर, ओकर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। खरवार स्त्रियां टोना टोटका में दक्ष होती हैं। खरवार जनजाति के लोग शिव, दुर्गा, हनुमान, बसंती, दूल्हा देव, घमसान, घोरैया
आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त वृक्षों में नीम है, पीपल है, सेमल है तथा जंतुओं में बिच्छू है और शेर है, नाग आदि की पूजा करते हैं। ये लोग होली, नवरात्रि, अनंत चतुर्दशी तथा ज्योतिया जीवित पुत्तिका पर्व को उल्लासपूर्वक मनाते हैं और इस अवसर पर मदिरा का भी सेवन खूब करते हैं। तीसरी जाति इसमें दी गई है महीगीर जनजाति। ये जो है मैप में देखें महीगीर जनजाति, तो ये पश्चिम में बिजनौर ज़िले का जो नजीबाबाद क्षेत्र है, जो महीगीर जनजाति का प्रमुख निवास स्थल है। नजीबाबाद के अतिरिक्त यह जनजाति घरनगर, मनेरा, किरतपुर और इधर सहारनपुर पश्चिम में देखें बिल्कुल, सहारनपुर, मंडवार और जलालाबाद में भी पाई जाती है। मछुआरों से संबंध रखने वाली यह जाति मत्स्य आखेट के अतिरिक्त मजदूरी और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करती हैं। इनकी बोली खड़ी बोली से मिलती जुलती है। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। और महीगीरों का संबंध महाभारत काल से है। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार कर उनका मांस खाते हैं। मछली पकड़ना इनका प्रमुख व्यवसाय है। और चौथी जाति आप इसमें देख रहे हैं आप, ये है बुक्सा जनजाति। अगर इसकी बुक्सा जनजाति की अगर बात करें तो इसका प्रमुख निवास स्थान वही जो हमने आपको बताया था, बिजनौर पश्चिम में इधर देखें, बिजनौर जनपद का ग्रामीण क्षेत्र है। इनका संबंध पतवार राजपूतों से जोड़ा जाता है। बुक्सा लोग हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तथा शिक्षा में इनकी रुचि होती है। इस जनजाति में 4 सामाजिक वर्ग हैं। बुक्सा सामाजिक संरचना में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है तथा इसके बाद क्षत्रिय बुक्सा, अहीर बुक्सा और नाई बुक्सा का स्थान आता है। इनमें हिंदुओं की भांति संस्कार प्रचलित हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा और घर जमाई परंपरा का प्रचलन है। बुक्सा जनजाति के लोग होली है, दीपावली है, दशहरा है, जन्माष्टमी आदि हिंदू त्यौहार मनाते हैं तथा राम, कृष्ण, महादेव, काली माई, दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पशुपालन तथा गेहूँ, चना, धान, मक्का आदि की खेती करना इनकी जीविका का प्रमुख साधन है। बुक्सा लोग भोजन में चावल, गेहूं की रोटी, मक्का, दूध, दही के अतिरिक्त मांस, मछली का सेवन भी करते हैं। स्त्रियां गहरे रंग का छींटदार लहंगा चुनरी ओढ़ती हैं। अब अगर इसमें हम इनकी बात करें, आता है आपका अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं। अगर हम इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1, जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। पहली इनकी विशेषता है, जो जनजाति होगी वो एक निश्चित भूभाग पर ही निवास करती है। दूसरा, इनकी प्रायः अपनी भाषा और बोली होती है। स्थानीय रूप में इनकी अपनी भाषा और बोली होती है। अगला है, एक जनजाति के सदस्यों की अपनी संस्कृति, रहन सहन एवं जीवन शैली होती है और एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। और अंत में इसमें एक विशेषता इनकी है, एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह संबंध बनाते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की संकल्पना की थी। अतः समाज में ऐसे वर्ग जो अपेक्षाकृत कम प्रगति कर पाए थे या पिछड़े थे, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। आदिवासी या जनजातियों भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े रह जाने के कारण उनके लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में कौन सी आदिवासी या जनजाति वर्ग इन विशेष प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, यह संविधान में स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए इन जनजातियों की अनुसूची तैयार कर संविधान में सम्मिलित की गई है। अतः इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। केवल वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं जो सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं। और इनके अगर हम इधर नीचे देख रहे हैं आप,
इनके जनजाति समाज में संगठन की अगर हम बात करें तो समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक, प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का अपना संगठन होता है जिसके कारण समाज के सदस्य एकजुट रहते हैं। सामाजिक संगठन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखना। जनजातियों में सामाजिक संगठन के अंतर्गत नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश समूह, गोत्र आदि का विशेष महत्व है। जनजातियों में उनके निवास की प्रकृति एवं स्थानीय आधार पर खानाबदोशी जैसे घुमंतू समूह, जनजाति आदि भागों में बांटा जा सकता है। जनजातियों के कुछ सामाजिक संगठन हैं जो इसमें हमने आपको 2 लिख रखे हैं, नीचे आप देख रहे हैं। गोत्र संगठन, जनजाति का कोई न कोई गोत्र अवश्य होता है तथा एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई बहन होते हैं। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते हैं, ये इनका विशेषता होती है। दूसरा, खानाबदोशी समूह, इन समूहों के लोग घुमक्कड़ होते हैं तथा एक निश्चित भूभाग में निरंतर घूमते रहते हैं। इनका जीवन कठोर होता है। ऐसे प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जो मनुष्यों के आपसी संबंधों के फलस्वरूप बनते हैं। ये समूह अलग अलग होते हुए भी संगठित रहते हैं। ऐसे संगठित सामाजिक स्वरूप को सामाजिक संगठन कहते हैं। अब हम अगले उसमें हम बात करेंगे इनके जो जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन की क्या स्थिति है और हमारी सरकार ने संविधान में कौन कौन से इनके लिए प्रावधान किए हैं इनके कल्याण के लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए। इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।